हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेज में आप सभी छात्र-छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों का। बाबू, समय को ना गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हम लोग का अभी आप जान रहे हैं कि एग्जाम धीरे-धीरे करीब आ रहा है। जब एग्जाम करीब आ जाएगा तो उस समय पढ़ने का तो आप जानिए ना कितना प्रेशर होता है। तो हम समय को ना गंवाते हुए हम लोग इसमें क्या करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम लोग आज पढ़ना क्या है। चलिए, देखते हैं बाबू। पहला प्रश्न है कि एक की पूर्ववर्ती संख्या है, एक की पूर्ववर्ती संख्या है। तो बाबू पूर्ववर्ती होता क्या, पहले आप इसको समझ लेते हैं। बाबू, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, इसको समझिए पहले। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है किसी दी हुई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती कहलाती है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम मान लेते हैं एक संख्या लिख दिए 4, एक हमने क्या लिखा बाबू? 4 लिखा। 4 की ठीक पहले वाली संख्या क्या होगी? आप कह सकते हैं 4 के ठीक पहले वाली संख्या क्या होती है? 3 होती है। कितना होता है बाबू? 3 होता है। यानी इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जब हमको किसी भी पूर्ववर्ती किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी हो, दी गई संख्या में से हम एक को क्या करते हैं? घटा देते हैं। एक को क्या करते हैं बाबू? घटाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? अगर हम आपसे कह दें कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो बाबू क्या करेंगे? 5 में से हम 1 को घटाएँगे तो आंसर मेरा आएगा 4। क्या आएगा बाबू? 4 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं एक संख्या हमने ले लिया 11। क्या लिया बाबू? 11 ले लिया। अब आपसे पूछेगा कि 11 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे? 11 में से 1 को घटा देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। कहा है कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो बाबू 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? ये बताइए कि 1 के पहले कोई संख्या होती है? नहीं ना। तो बाबू जब 1 के पहले कोई पूर्व संख्या नहीं होती है, इसका मतलब 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। हम आपको संख्या वाले क्लास में पढ़ाए थे कि संख्या वाले क्लास में क्या पढ़ाए थे? जैसे कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है। जब हम पढ़िए रहे बाबू, एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, एक से पहले कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है ना? तो एक के पहले यहाँ आप देखिए कि यहाँ पहला ऑप्शन है जीरो। तो जीरो कौन सी संख्या है? तो आप यहाँ कह सकते हैं जीरो जो है यह संख्याओं में तो आता है, लेकिन कैसी संख्या? पूर्ण संख्या में आता है। क्या आता है बाबू? पूर्ण संख्या में। और दो क्या आता है? दो आपका आता है प्राकृतिक संख्या में। किसमें आता है बाबू? प्राकृतिक संख्या। उसी प्रकार 3 भी आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसमें से कोई नहीं। इसमें से बाबू कोई नहीं। आपका ही क्या है? करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड है। तो बाबू थोड़ी सी चीज हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा मेरा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 माइनस 5 लिखा हुआ है। तो बाबू पहले ये बताइए यह कैसा व्यंजक है? यह कैसा व्यंजक है? तो आपको पता होना चाहिए यह जो व्यंजक है यह द्विघात वाला व्यंजक है ना बाबू।
द्विघात में क्या, जैसे आप पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा, जैसे अगर हम कह दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बाबू तो देखिए सेम प्रोसेस है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, ये है, ठीक है, बी एक्स कितना है 4x है, यहाँ 5 है ना। तो बाबू जब हम इस तरह का हमको गुणनखंड करना रहे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यानी यहाँ देखिएगा ध्यान से, यानी पहले पद और तीसरे पद का हम आपस में क्या करते हैं, पहले पद और तीसरे पद का आपस में हम बाबू क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं बाबू, गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जितना आता है, गुणा करने के बाद जितना मान आता है हम उसी मान का ऐसा फैक्टर करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब जोड़ते हैं या चाहे घटाते हैं। जोड़ने घटाने पर, जोड़ने घटाने पर यह जो बी एक्स आप देख रहे हैं ना, इस बी एक्स वाले मान के बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन पे, तो बाबू हम पहले और तीसरे पद का आपस में जैसे ही गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इन दोनों का हम गुणा करें तो 5 का x में गुणा हुआ तो क्या होगा, 5x स्क्वायर, 5x क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 5x स्क्वायर का ऐसे इसके दो पदों में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर ऋण 4x के मान के बराबर होना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब वो देख लेते हैं क्या होगा। यहां इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x स्क्वायर ऋण 5x अब प्लस x माइनस 5 लिख सकते हैं। अब देख रहे होंगे हम इसका जो फैक्टर किए हैं वो क्या लिखे हैं, -5x प्लस x कर लिए हैं। तो बाबू देखिए 5x का अगर हम x में गुणा करेंगे तो ये 5x स्क्वायर ही तो होगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। ऋण का धन में गुणा होगा तो ऋण ही रहेगा, यानी यहाँ क्या होगा, ऋण 5x स्क्वायर हो गया, है ना। उसी प्रकार यहां देखेंगे कि इसको जोड़ने घटाने पर हमारा bx वाले मान के बराबर हो रहा है कि नहीं। बाबू 5 में से अगर x घटाइएगा तो कितना आएगा, 4x ही तो आएगा, आएगा ना। तो अब अगला स्टेप क्या था बाबू, हम इसमें करते हैं कि दो पदों का हम जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, दो पदों का जोड़ा बनाते हैं। तो यहां देख रहे हैं हम, यहाँ x स्क्वायर 5x है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन हो गया x, तो बचा के यहां से बाबू x माइनस 5 बच गया। उसी प्रकार यहां देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन, देखिए यहाँ x यहाँ 5 है, तो कॉमन कुछ नजर आ रहा है, नहीं ना, कैसे नहीं आ रहा भैया, यहाँ x है, यहाँ x तो है ही नहीं है, अगर x होता तब ना हम कॉमन कर लेते हैं, लेकिन है तो नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ तो है ही नहीं है, नहीं ना है बाबू, है, क्या है कैसे, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए किसी भी चर संख्या के सामने अगर उसका कोई गुणांक नहीं लिखा रहता है तो हम वहां उसको एक मान लेते हैं, उसको क्या मानते हैं, एक मान लेते हैं। तो बाबू जब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एक है ना, तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या, एक ही तो है, एक को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहां से क्या बच गया, x माइनस 5 बच गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखेंगे कि दोनों में अब क्या कॉमन है, दोनों में आप देख रहे हैं x माइनस 5 कॉमन है, तो बाबू हम दोनों में से x माइनस 5 कॉमन कर ले लिए, और बची हुई संख्याओं को लिख दीजिए उसी प्रकार। यहां देख रहे हैं x है तो x लिखिए, यहाँ 1 है तो 1 लिखिए, लेकिन देखिए यहाँ बाबू प्लस जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं रहता है वैसी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती है, इसलिए यहाँ देखिए एक के पहले कुछ नहीं लिखा था तो यहाँ प्लस लगा दें, 1 है तो 1। अब देखिए यही हमारा इसका क्या है, गुणनखंड है। तो बाबू देखो ऑप्शन में कहीं कहाँ है, x माइनस 5 और x प्लस 1, हमको देखो भैया ये पहले ही ऑप्शन हमको नजर आ गया, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला है ना। बाबू आगे देख लेते हैं।
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बाबू हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वह होता क्या है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो बाबू यहाँ आप देख रहे कहीं है, यहाँ देखिए 1/2 गुणे आधार स्क्वायर, ये ऑप्शन क्या है? इसमें से कोई नहीं, यह भी नहीं है। यहाँ देख रहे a प्लस बी प्लस सी, यह इसका भी नहीं है। बचा क्या? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही आपका क्या है बाबू? करेक्ट ऑप्शन है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। तृतीयानुपाती होगा तो देख लेते हैं बाबू, क्या ऑप्शन है कि 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका क्या है? अब देख लेते हैं बोर्ड पे। तो बाबू इन दोनों पदों को हम लगाएंगे अनुपात में। क्या लगाएंगे? अनुपात में लगाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ लगाएंगे समानुपात का चिन्ह। फिर यही जो 40 लिखे हैं ना, फिर 40 लिखिए, फिर अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। अब अगली संख्या के आप क्या कर दीजिए? x कंसाइडर कर दीजिए आप, यानी x आप मान लीजिए यानी लिख दीजिए, है ना? तो बाबू आपको पता है जब दो अनुपात के बीच में कोई कैसा चिन्ह लगता है? समानुपात। इस तरह के प्रश्न तो आप बहुत हल किए होंगे। अगर नहीं हल किए हैं तो हल करके देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्नों में होता क्या है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 16 इंटू x बराबर 40 गुणे 40, है ना? अब हम यहाँ क्या करते हैं बाबू, आपको गुणा तो पता ही होगा चर और अचर राशियों का। तो हम चर को चर की तरफ रखते हैं, अचर को अचर की तरफ रखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ चर है, यह क्या है? 16 अचर है। तो अचर को हम अचर की तरफ लाएंगे। आप यह भी एक बात जानते हैं, अगर कोई राशि चाहे दाहिने तरफ हो चाहे बाएं तरफ हो, अगर वह राशि गुणे में है तो दूसरी तरफ जाए क्या होगा? भाग हो जाता है। तो बाबू यहाँ 16 गुणे में है तो यहाँ दूसरी तरफ जाए तो क्या होगा? भाग हो जाएगा, यानी 40 गुणे 40 बटे में 16 लिख सकते हैं, है ना? अब हम क्या करेंगे बाबू, इसके आगे की तो प्रक्रिया आपको पता है। पता क्या है? इसको काट के हम लोग आंसर निकाल देंगे। तो देखिए 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 दहा में 40, फिर 4 एकम 4, 4 दहा में 40। x बराबर आया कितना बाबू? 10 गुणे 10 आया। 10 का 10 में आप गुणा कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। यही आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। बाबू करेक्ट ऑप्शन क्या है? सा वाला आपका है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बाबू। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कैसा व्यंजक है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है? ऑप्शन आपको दिया है कि जातीय है, विजातीय है, सजातीय है। इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं। तो बाबू अब हम थोड़ी सी एक बात जानते हैं, सजातीय क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सजातीय क्या होता है। सजातीय समझते हैं? ठीक है। सजातीय इस नाम से थोड़ा सा हम लोग परिचित होते हैं। सजातीय, ठीक है। सा से क्या होता है? समान। सा से क्या होता है बाबू? समान। जातीय मतलब क्या होता है? जात के। जात मतलब क्या? ग्रुप के, ठीक है। समान ग्रुप के, समान ग्रुप के क्या?
अगर इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझ लें तो कह सकते हैं कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड जिन पदों के बीजीय गुणनखंड बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं आपस में समान होते हैं जबकि उनके संख्यात्मक मान अलग अलग होते हैं जातीय व्यंजक जातीय नहीं सजातीय व्यंजक कहलाते हैं भैया। क्या कहलाते हैं? सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। हमने क्या सीखा कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं जबकि उनके संख्यात्मक मान अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? जातीय नहीं बल्कि सजातीय कहते हैं। ठीक है, जातीय नहीं क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं। ठीक है, सजातीय क्या पद यहां लिख देते हैं, जातीय पद कहते हैं। ठीक है, तो बाबू यहां देखिए थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ले, जैसे यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां देख रहे हैं यहाँ जो यक्स की जातियां हैं यानी यक्स क्या है? बीजीय गुणनखंड। यक्स क्या है? बीजीय गुणनखंड है। तो बाबू यहाँ यक्स है यहाँ वाई है, बताइए समान है? नहीं ना, समान नहीं है। अगर हम इसी को इस तरह लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 तो आप कह सकते हैं इसमें चर राशियों की जातियां क्या है? समान है। चर राशियों की जातियां क्या है? समान है। तो ऐसे व्यंजक को हम लोग कहते हैं कि सजातीय पद वाले व्यंजक कहते हैं। तो बाबू वही इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y, आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ y है, तो सजाती होगा? नहीं ना, सजाती होगा? नहीं ना, तो कैसा होगा? विजाती होगा। क्या होगा बाबू? विजाती होगा। यही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है? तो फिर सामने वही चीज आ गया भैया, जाती है, विजाती है या सजाती है ना? तो बाबू आप देख रहे हैं यहाँ है, यहाँ y स्क्वायर है यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर यहाँ क्या है? y है। दोनों बीजीय व्यंजकों के मान तो अलग है, उसके गुणांक तो अलग है, लेकिन उनकी जातियां कैसी हैं? समान है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखें y है, यहाँ भी क्या है बाबू? y है, इसलिए कैसा व्यंजक कहलाएगा? सजातीय व्यंजक कहलाएगा। कैसा व्यंजक कहलाएगा? सजातीय। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? सही है ना? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण में पक्ष होते हैं कितने? एक होते हैं, तीन होते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या दो होते हैं। है ना? आपने क्या देखा? इस समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? तो भैया आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर हम कुछ लिख दें यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू, सॉरी 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा होना कहा नहीं चाहिए, हम लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं।
अगर यही हम कर दें 4 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 8, क्या हमने कहा 8। तो बाबू इसमें कितने पक्ष हैं? तो आपको पता है यह एक पक्ष है, यह भी एक पक्ष है। क्यों क्यों पक्ष दो हो गए? क्योंकि बीचवा में आप देख रहे हैं ना, यहाँ बाबू ये क्या है, इज इक्वल टू का साइन, किसका साइन है, सॉरी हाँ इज इक्वल टू का साइन है, ठीक ना। यहाँ आप देख रहे हैं यह इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू क्या करता है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसी को हम लोग बाबू कहते हैं, इतने वाले पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इस वाले पक्ष को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। इससे यह पता चलता है कि एक समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो। कौन कौन से, एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष होता है। तो बाबू ऑप्शन नंबर यह वाला आपका सही है ना। आगे देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। व्यंजक कैसा समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, व्यंजक कैसा समीकरण है। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन है द्विघात समीकरण है, कि सरल समीकरण है, द्विघात द्विघात समीकरण है और n घात समीकरण है। तो आपको इस ऑप्शन को देख करके केवल यह बताना है इसमें अधिकतम घात वाले कितने, अधिकतम घात वाले क्या बताना है, अधिकतम घात वाले कितने चर हैं। कितने चर का मतलब समझिएगा ध्यान से, यानी बाबू यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो चरों की संख्या इसमें कितनी है, चरों की संख्या कितनी है, एक है दो, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं बाबू, यहाँ क्या है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x। अगर हम यहाँ समझिएगा x स्क्वायर और यहाँ x है, तो दोनों में सबसे अधिकतम घात की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं दो है भैया। कितना है, दो है। दो यानी यहाँ देखिए एक है, यहाँ क्या है, दो है। एक और दो में कौन बड़ा है, एक और दो में कौन बड़ा भैया, दो ही तो बड़ा है, दो बड़ा ना। यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 जो लिखा है ये कैसा व्यंजक है, तो आप कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक है। n घात समीकरण यहाँ देख सकते हैं, तो n घात इसमें कहीं n घात है नहीं ना, इसलिए ऑप्शन क्या है, यह भी गलत है। यह विघात समीकरण, यह भी गलत है। यह सरल समीकरण, यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। होगा क्या, द्विघात समीकरण। यानी इससे हमको यह स्पष्ट हो रहा है जिस बहुपद में सबसे अधिकतम घात जिस चर की रहेगी वही वही उसका क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा। जैसे वही क्या कहलाएगा, वो समीकरण कहलाएगा, चाहे द्विघात हो, चाहे तीन घात हो, चाहे चार घात हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर यही x घात 3 होता तो हम कहते हैं त्रिघात समीकरण है। अगर यही 4 होता तब क्या कहते हैं, कमेंट में भैया जरूर बताइएगा, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 व्यंजक कैसा समीकरण है। बाबू अभी आपको बताए हैं, जब किसी व्यंजक की घात आपको चेक करना, सबसे क्या चेक करना है, घात। घातों में कौन सी घात, अधिकतम घात वाली। कौन सी घात, अधिकतम घात की। इसमें घात की संख्या बाबू कितना है, आप देख रहे हैं 3 है, तो त्रिघात कहीं है लिखा, तो बाबू आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बा, यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 24 तथा 36 का मासा क्या होगा। 24 तथा 36 का मासा क्या होगा। तो मासा का मतलब आप जान रहे हैं, जो मासा लिखा है ना, मासा, इसी को तो हम लोग कहते हैं कि HCF। क्या कहते हैं भैया, HCF। HCF कहते हैं ना। HCF आपको निकालने का पता ही होगा तरीका, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो बताओ भैया, यह 16 से क्या दोनों संख्याएं डिवाइड होंगी। देखिए 16 के पहाड़ा में तो ना ही 24 आता ना ही 36, यानी यह ऑप्शन क्या है, गलत हो गया आपका।
18 का पहाड़ हम देखते हैं, 18 का पहाड़ 36 तो आता है लेकिन 24 नहीं आता है। यह भी क्या होगा? ऑप्शन गलत हो गया। अब देख लीजिए 20 है, तो 20 के पहाड़ में ना ही 24 आता ना ही 36 आता, इसलिए यह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 12 है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 12 है ना? कैसे? चलिए हम लोग देख लेते हैं। बाबू हम सीख लेते हैं भाग विधि से, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, है ना? 24 का भाग हम उससे बड़ी संख्या में करेंगे 36। ठीक है? 36 है ना? हाँ 36 में। तो 24 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? एक बार ना, तो बाबू यहाँ लिख लीजिए 24। 6 में से देखिए यहाँ से क्या करते हैं? घटाते हैं ना। 6 में से 4 घटे कितना होगा? 2 होगा। 3 में से 2 गया तो 1। अब हम क्या करते हैं? 12 की जो भाग जो हमारा शेषफल आ गया 12, उसी शेषफल से हम भाग करते हैं किसमें? उसी के यहाँ जो संख्या लिखी गई है 24 में। 12 के भाग 24 में करेंगे। आपको पता है कि 12 दूनी होता है बाबू 24। इसको घटाइएगा तो आएगा 0, है ना? तो अब हम देख रहे हैं जिस संख्या से ये दोनों संख्याएं आखिरी में पूरी तरह क्या होती हैं? विभाजित हो जाती हैं, वही उसका क्या कहलाता है? HCF यानी मासा कहलाता है। तो ये जो संख्याएं हैं आप देख रहे हैं कि 12 से क्या हो रही है? पूरी तरह विभाजित हो जा रही है। पूरी तरह क्या हो रही है? विभाजित हो जा रही है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? 12 करेक्ट ऑप्शन है ना बाबू? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजक x³ + 1 और x² - 1 का मासा है। बाबू हम लोग समझ लेते हैं थोड़ी सी चीज है क्या कि x³ + 1 यहां लिखा है, दूसरी जगह लिखा है x² - 1 लिखा है। पूछा है इन दोनों का मासा क्या होगा? इन दोनों का मासा क्या होगा? मासा निकालने के लिए आप थोड़ी सी एक चीज देख लेते हैं कैसे निकलता है। तो भैया मासा निकालना ही है, तो अब आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखिए यहां लिखा है x³ + 1, तो यह कोई सरसमका बन रही है आपको? सरसमका बनेगा? कुछ फैक्टर होगा? बाबू हम इसको सरसमका माध्यम से हल कर लेते हैं। ठीक है? तो अगर हम यहाँ a की घाते 3 कर दें तो कोई दिक्कत होगा? क्योंकि हम जानते हैं अगर एक की अगर संख्या 1 है, 1 का कितना अगर हम पावर लगा दें उसके वैल्यू में यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे 1 की घाते हम 10 लिख दें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप जानते हैं ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1, ऐसे ऐसे कितनी बार? 10 बार लिख सकते हैं भैया। 10 बार लिख सकते हैं ना? तो आपको पता है कि 1 का चाहे जितनी बार 1 में गुणा किए तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हम 1 की घाते चाहे जितनी लगाएं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब बाबू आप देख रहे होंगे यानी यहाँ आपकी एक सर्वसमता बन गया। क्या बन गया? सर्वसमता बन गया। सर्वसमता क्या बन गया? a³ + b³ की एक सर्वसमता बन गई, है ना? तो हम जानते हैं बाबू कि a³ + b³ बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है? तो हम जानते हैं भैया होता है एक कोष्टक में a + b होता है और दूसरे में a² + b² - ab होता है। क्या होता है भैया? एक कोष्टक में होता है कि a + b, दूसरे कोष्टक में होता है a² + b² - ab होता है। तो बाबू जहां a है यानी इसमें मान लीजिए x को हम मान लिए a और 1 को मान लिए b। तो इस सूत्र में आप देख रहे हैं कि जहां a है वहां क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो भैया लिखिए a + b यानी यहां लिख सकते हैं x + b की जगह पे 1 है तो 1 लिख दीजिए। उसी प्रकार यहाँ a² है, a का मतलब x है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? x² + b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस ab का मतलब x × 1 लिखेंगे, है ना? इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। क्या होगा भैया? x + 1 हो जाएगा, यहाँ से x² + 1
प्लस यक्स हो जाएगा। एक पद का तो हम गुणनखंड कर लिए, दूसरे पद का आप देखते हैं, यहां लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम यहां स्क्वायर, हम यहां भी तो स्क्वायर लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर ऋण एक स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसम का बन गए। तो बाबू थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला हमारा होता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे में ए माइनस बी होता है, यही तो होता है। तो हम लोग उसी प्रकार जहां ए है वहां क्या लिखेंगे, यक्स लिख दो भैया, जहां बी है वहां एक लिख दीजिए। यहां हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखेंगे दोनों पदों का जब हम गुणनखंड कर लिए तो दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स प्लस 1 नजर आ रहा है, यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, इसलिए हम लोग मासा की बात कर दें, मासा आपका कितना होगा, एक्स प्लस 1 होगा। तो बाबू एक्स प्लस 1 कहाँ है, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यही आपका क्या है भैया, करेक्ट ऑप्शन है। यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह के जितने क्वेश्चन आते हैं हम सबको अपने एप्लीकेशन में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। यहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व कराएं, इसलिए हम बेसिक चीजों को ज्यादा डीपली जाकर के नहीं समझा पा रहे, लेकिन हाँ आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप हमसे जुड़िएगा तो जानिएगा कि हम लोग कैसे क्लास लेते हैं। हर एक चीज को बताएंगे, जो चीज आप नहीं जानते हैं या जानते हैं उसको और मॉडिफाई करके आप सीखेंगे। हाँ होता है तो कैसे वास्तविकता होती है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 3x² y² 4xy का लघुत्तम समापवर्तक है। बाबू इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ना तो हमको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब क्या है, देखिए जब चर राशियों का लासा निकालने की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए, चर राशियों का लासा निकालने की बात हो जाएगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा जो अधिकतम घात रहेगा, यानी जिस चर राशि की अधिकतम घात, कितनी घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात, वही क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। वही क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ x² y², यहाँ एक्स वाई है, x² y² है और एक्स वाई है। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं दोनों जगह एक्स वाई तो है, लेकिन इसकी अधिकतम घात कहाँ है, आप देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ एक यहाँ दो, तो एक और दो में कौन बड़ा होता है, दो ही तो बड़ा होता है। यानी यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, यानी इसका x² y² हो गया। अब बच गई हमारी संख्याएं, क्या बच गए, ये जो अंक आप देख रहे हैं 3 और 4, यह क्या होगा, तो आपको पता है कि देखिए 3 3 से ही डिवाइड होता है, 4 कैसे होगा, 2 2 से काटेंगे तो 2 का 2 में गुणा के 4 ही ना आएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गुणा कर लेंगे। तो 3 का बाबू जब 4 में आप गुणा कीजिएगा तो 3 चौके कितना होता है, 12। क्या होता है बाबू, 12 होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12x² y², ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन नंबर स। आप एक विशेष बात समझिएगा हमारी, जब एलसीएम लेने की बात करेगी, जब चर राशियों के एलसीएम लेने की बात होगा इसी प्रश्न में, आप क्या कीजिएगा, उन चर राशियों में जो सबसे अधिकतम पावर वाली रहेगी, अधिकतम घात वाला रहेगा चर, उसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जो सबसे न्यूनतम रहता है उसको हम मासाम करते हैं, लेकिन लासाम क्या करते हैं, अधिकतम वाला। क्योंकि अभी आप देखें यहाँ x² y² है और यहाँ x और y है, तो दोनों में क्या कॉमन था, दोनों में देख रहे चर राशियां समान है ना। जब चर राशियां समान भी हैं लेकिन घात क्या है, कम और ज्यादा है, तो हम क्या बताएं, एलसीएम में ज्यादा वाला लेते हैं और एचसीएफ में कम वाला लेते हैं। तो भैया यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर वाला ही हम कॉमन ले लिए, यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बाबू, x² y और x³ y x y³ का लासा है। तो हम यहाँ फिर से लिख देते हैं भैया, क्वेश्चन है x² y, x³
वाई एक्स वाई क्यूब का लासा है। अभी आप सीखें भैया, लासा में क्या करते हैं, अधिकतम ना, अधिकतम पावर वाला चीज कामन करना है ना। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ यक्स है, यक्स अगर यक्स की अगर हम तुलना करें, यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स क्यूब, यहाँ क्या है, यक्स है। तीनों में सबसे बड़ा कौन है, यक्स की पावर 3 है। 2 3 1 में कौन बड़ा होता है, 3 ही ना। 3 वाला हम क्या कर लिए, बाहर कर लिए। अब उसी को y चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए y पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्या है 3 है। तो 1 1 3 में कौन बड़ा है, 3 ही ना बड़ा है, यानी यहाँ y की पावर 3। यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, ऑप्शन नंबर बा। यही आपका बाबू क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स घाते 4 और वाई घाते 4 का मासा है, का मासा है। तो बाबू मासा के लिए अभी हम आपको बताए थे क्या, न्यूनतम, न्यूनतम घात वाले चर को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। न्यूनतम मतलब कम, कम से कम, कम से कम। न्यूनतम मतलब कम से कम वाले, कम से कम घात वाले चार पदों क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। भैया यहाँ देखिए, यहाँ यक्स से पहले हम तुलना करेंगे, यक्स घात यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 4 है। 3 2 4 में कौन छोटा है, यक्स की घाते 2 ही तो छोटा है ना। उसी प्रकार यहाँ y की तुलना करेंगे, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y घाते 3 है, यहाँ y घाते 4 है, तो सबसे छोटा कौन है, y की घाते 2। यही हमारा क्या है बाबू, आंसर है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूनतम घात, न्यूनतम घात का मतलब कम से कम, वही तो कॉमन लेना हम आशा में, तो सबसे कम वाला तो कॉमन ले लिए, तो ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ आ है, ऑप्शन नंबर हाँ, यही हमारा क्या बाबू, करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है। अब एक बात समझते हैं, क्रमागत होता क्या है, क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता बाबू क्रम से, क्या होता है, क्रम से होता है। अब क्रम का मतलब क्या है, जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ये सब क्या है, क्रम से है। तो हम लोग सीधा सा बात समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। 101 के बाद क्रमागत अगली संख्या, आप देख रहे हैं 102 भी लिखा है, 103 भी लिखा है, 104, ये सभी है ना। तो कह रहा भैया 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, आप कह सकते हैं कि 101 से तो ये सब सभी बड़ी हैं, सभी बड़ी है ना। 102 भी है, 103 भी है, 104, 105, ये सब क्या है, सब क्रम से हैं। तो हम इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हाँ 102, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि कहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, ये नहीं कहा है कि 102 से बड़ी नहीं, क्योंकि 103 कब होगा, जब 102 की क्रमागत संख्या कहेंगे उससे बड़ी संख्या तो कहेंगे 103 है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि एक के बाद दो आता है, तीन नहीं आता है, इसलिए हमारा क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हाँ करेक्ट ऑप्शन है ना। आगे चलते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन है कि 15 - 12, यहां लिख देते हैं कि 15 - 12 गुणे में 3 है, बराबर, बराबर क्या भैया, 15 गुणे में 3, यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। चलिए देखते हैं,
माइनस 12 गुणे में 3 तरह क्वेश्चन है। तो अब ये कह रहा है कि यह जो ऑप्शन दिया है कि गुणा का सहचर्य नियम का पालन कर रहा है, तो गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम का पालन कर रहा है, या व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम का पालन कर रहा है, या कह रहा उपयुक्त किसी नियम पर नहीं है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन को समझना हम लोग चाहते भी हैं। अब देख भी लेते हैं चारों ऑप्शन कैसे कैसे होता भैया। तो चारों ऑप्शन कैसे होगा, लेकिन चारों ऑप्शन से चर्चा करने से अच्छा हम डायरेक्ट इसको बता के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन है जिसको देखना हम लोग को, है ना? क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा बाबू, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, यह जो नियम होता है, यह जो नियम होता है भैया, यह होता है व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम होता है। व्यवकलन पर गुणा का क्या होता है? बंटन नियम होता है। यही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब हम इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? ये मत सोचे कि हम नहीं करेंगे, नहीं भैया करेंगे। अगला ये जो टॉपिक जितने हैं ना, इसको जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, ये तो हम लोग सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं ना, जब चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे गुणा का सहचर्य नियम क्या होता है, गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम क्या होता है, अब व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम क्या होता है। इन सभी चीजों का हम और भी चीजें जो है हम लोग उसको चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माइनस 8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। योगात्मक प्रतिलोम आपको हम पिछली क्लास में बताए थे। योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए दी हुई संख्या में हम माइनस चिन्ह से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, है ना? तो भैया यहां पहले हम इसको देखते हैं। जब आप जानते हैं कि किसी भी ब्रैकेट वाली संख्या के पहले अगर माइनस चिन्ह होता है, जब हम उस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो अंदर के सभी चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो बाबू यहाँ देखो, यहाँ माइनस है ना, माइनस जैसे ही ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस तो पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 8 हो जाएगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी इतने का मतलब तो समझ आ गया, ये संख्या प्लस 8 है। लेकिन कहा था क्या? योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना भैया? योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। योगात्मक मतलब क्या? दी गई संख्या में माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे। यानी जब हम यहाँ प्लस 8 लिखा ही है, तो प्लस 8 में जैसे ही माइनस से गुणा करते क्या हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा। माइनस क्या होगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। यही क्या भैया? करेक्ट ऑप्शन है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की, किसकी? समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम जानते हैं भैया, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर फार्मूला होता है वह होता क्या? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर या साइड स्क्वायर कर सकते हैं। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कहिए, या √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो बाबू भुजा के जगह क्या लिखेंगे? ये भुजा का मान लिखेंगे। यानी यहाँ इसको हम हल करना चाहे तो कर सकते हैं। √3/4 इंटू भुजा का मान 10। 10 का अगर वर्ग कीजिएगा तो 10 गुणे हम 10 लिखते, कोनो दिक्कत है? नहीं ना? लेकिन नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना? थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और अच्छे से, नहीं तो आप कहेंगे क्या पढ़ा दिए। चलिए बाबू 10 का वर्ग हो जाएगा ना, यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। इसको हम और क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि √3
बाई 4 इंटू, जब 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा। तो 10 में 10 का गुणा कीजिएगा तो आपको पता है कि 10 दहा में 100। बाबू यहाँ क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं ना। यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आप क्या करेंगे? इससे हम इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए भिन्नात्मक चीज हो गया, यानी भिन्न हो गई ना, तो हर से भाग हम अंश में ही तो करते हैं, यानी यहाँ गुणे में तो हम कर दिए, यानी 4 से इसमें भाग कीजिएगा 100 में तो होता है 25 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 25 बार में कट जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 25 चौके कितना होता है? 100 होता है, यानी ऊपर आ गया √3 इंटू 25, या इसी को हम यह भी लिख सकते हैं कि 25 √3 लिख सकते हैं, यानी 25 √3 लिख सकते हैं। भैया यही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। कहाँ दिया भैया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बा, है ना, 25 √3। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। बाबू वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वह होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया? पाई आर, यहां से इसे कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब आप कह सकते हैं कि व्यास बटे 2 क्या है? व्यास बटे 2 क्या है? व्यास बटे जो दो, व्यास बटे 2 जो होता है वह होती है बाबू, चलिए बाबू देखते हैं यह क्या होगी। व्यास बटे 2 जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या क्यों कहते हैं? त्रिज्या क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि व्यास जो होता है वह क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या का दोगुना होता है ना। तो जब देखिएगा, जब इधर दो गुणे में उधर जा क्या होगा? बटे में हो जाएगा ही, तो बटे में होगा तो बचा क्या? त्रिज्या ना आती है। यहाँ क्या लिखा था? व्यास बटे 2। इसी को हम कह सकते हैं त्रिज्या। क्या होता है बाबू? त्रिज्या होता है। 2πr क्या होता है? 2πr जो होता है यह किसी वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है? परिधि निकालने का सूत्र होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। ध्यान देने की बात है, मैदान कैसा है बाबू? मैदान है वृत्ताकार। तो वृत्ताकार है ना, तो हम यहाँ क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना ना। वहां क्या निकाल सकते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल पूछा हमसे है। तो बाबू वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अभी तो आप सूत्र देखे हैं, अभी सूत्र देखे हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आर जिसमें क्या है? आर क्या है? त्रिज्या। और जिसमें त्रिज्या का मान कितना है बाबू? 7 दिया गया है ना। हम लेकिन आपको बता दें, जो पाई का मान होता है वह 22/7 होता है, या 3.14 होता है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और त्रिज्या आर है, आर का मान 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। बात समझ रहे ना। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 22/7 गुणे में 7 गुणे 7 भी लिख सकते हैं। तो देखो बाबू 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 का अगर हम 22 में गुणा करेंगे, अगर हम 22 गुणे 7 लिख करके 7 गुणा 22 में कीजिएगा, कितना होगा? 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, और 14 में एक जोड़े कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
यानी 154 हो गया, है ना। 154 क्या आया, क्योंकि यहाँ मात्रक देख रहे थे मीटर है, यानी यहाँ देखिए जब मीटर गुणे मीटर होता था बाबू वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कह दीजिए, दोनों का मतलब सेम है ना। आपको देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर यही आपका क्या भैया करेक्ट ऑप्शन है। बाबू आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ नहीं आया होगा, है ना। नहीं समझ आया होगा तो जब हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे ना, तो आपको यही क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, आपको बहुत आसान लगेगा, आप चुटकी में कर लेंगे, है ना। चुटकी का मतलब कम समय में कीजिएगा, जो अभी ज्यादा समय लगता था ना, अभी वो समय कम लगेगा, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। घन के आयतन का सूत्र है, घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है कि भुजा की घाते 3, है ना। क्या था बाबू, भुजा की घाते 3 होता है, यानी a क्यूब है, यही आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। आयत का प्रत्येक कोण होता है, बाबू आयत का प्रत्येक कोण होता है ना। आयत का प्रत्येक कोण होता है, हम जानते हैं अगर हम आयत की परिभाषा की बात कर लें तो जैसे अगर हम इस तरह फिगर एक छोटा सा बना दें, इस तरह एक फिगर बन गया, सपोज कीजिए एक हमारा आयत हो गया, मान लेते हैं ये एक हमारा आयत। तो आयत में होता क्या है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, है ना। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वह होता है 90 अंश का। कितने अंश का होता है, 90 अंश का। 90 अंश को ही हम लोग कहते हैं समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वह कैसा होता है, समकोण होता है। क्या होता है बाबू, समकोण होता है। तो समकोण ऑप्शन कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर 12 यही आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि √2, √4 और √0.4, √0.2 में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो आपको पता है भाई कि हम बताए थे कि रूट वाली जो संख्या होती है, अगर जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वही क्या होता है परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर हम लिख दें रूट में 9, तो 9 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 क्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या है। और आपको बताए भी हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा परिमेय संख्याएं होती है, ठीक ना। कैसे होती हैं, क्योंकि हम इसी के बटे 1 लिख सकते हैं ना, तो 3/1, 3/1 क्या होती है परिमेय संख्या होती है ना। उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन में क्या है 4 है, 2 है, 0.2 है, 0.4 है ना। तो आप देख रहे हैं ये जो ऑप्शन √4 लिखा हुआ है ना, तो √4 का रूट कितना निकल जाएगा, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। 2 के हम क्या होंगे 2/1 लिख सकते हैं ना। जब 2/1 लिखिएगा यही हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगी, है ना। इसलिए √4 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं बाबू क्या है। अगला क्वेश्चन है कि थर्ड यानी कि 33.328 में 2 का स्थानीय मान होगा, में 2 का स्थानीय मान होगा। बाबू है ना, 2 का स्थानीय मान होगा। अब देखिए जब दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी बाबू यहाँ 2 का निकालना है ना, तो हम 2 को यही ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान में देना क्या है आपको है, 2 के कितने अंक के बाद दशमलव है, तो
एक अंक के बाद में दशमलव आप देख रहे हैं, तो एक अंक लाने के लिए आप क्या करेंगे? कोई अंक तो आप लिख नहीं सकते हैं। 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4, 5 इस तरह कोई अंक लिखिएगा तो इसका मान बदल जाएगा। जब 2 अंक पे जब 2 अंक पे दशमलव लगाना रहे, तो हम क्या करेंगे? यहीं बाबू 1 लगा देंगे 0। अब देखिए, यहाँ तो हो गया 2 अंक हो गया ना, यहाँ तक तो काम खत्म हो गया, बचा क्या? दशमलव ही तो लगाना था। अब देखिए दशमलव 2 के कितने अंक पर है? 2 अंक पे है ना, यानी कि 0.02 इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ही आपसे पूछ लेता 8 का बताइए, 8 का बताइए, तो 8 का कैसे होगा? तो आप देख रहे हैं ये 8 जो लिखा 8 को 8 ही रहने दीजिए। ये कितने अंक के बाद दशमलव है? आप देख रहे हैं 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? 2 जीरो लगा दीजिए और यहाँ 1 दशमलव लगा दीजिए। बात समझ रहे हैं? अगर यही 3 का आपसे पूछ लेता तो क्या होगा? ये 3 कौन सा स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है, तो इसका आंसर 3 ही होगा। अगर इसका पूछ लेता तो कितना होता बाबू? 30 होता। क्यों? क्योंकि वह दहाई के स्थान पर है। बात समझ रहे हैं? अगर अगर यही 3 का पूछता तो क्या होता? 0.3 हो जाता। बात समझ रहे हैं ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बाबू? मिसप्रिंट। हाँ, यहाँ बाबू मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन का या कुछ भी कहीं भी आप लिख सकते हैं, चाहे इसको आप सही कर लीजिए, चाहे यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखना है 0.02 कर सकते हैं, यानी यह ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि यह भी ऑप्शन हो सकता है, यह भी, क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है, तो मिसप्रिंट हम इसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 0, सॉरी, तो लिख सकते हैं 0.02, इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मिसप्रिंट ही हो गया है, मिसप्रिंट का मतलब क्या? टाइप मिस्टेक हो गया है, तो हम लोग कोई भी ऑप्शन सही कर सकते हैं उसको बना करके, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा, त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, अधिक कोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज, और क्या त्रिभुज संभव नहीं है। तो अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ी सी चीज, थोड़ी चीज का मतलब क्या है आपको बता दें। जैसे जब किसी त्रिभुज की भुजाएं क्या हो? असमान दी गई हो। कैसे दी गई हो? असमान। असमान का मतलब उसकी माप जो है अलग अलग हो, जैसे किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 10 हो गया, है ना? या जैसे इसी प्रश्न को देख लेते हैं, जैसे यहाँ 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है ना? तो दोनों सभी भुजाएं क्या है? अलग अलग माप की है ना? जब अलग अलग रहेगा तो क्या होगा? विषम ही न होगा। विषम होगा कि नहीं होगा? तो बाबू इससे यह स्पष्ट हो रहा है, यह त्रिभुज कैसा होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। यही क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। आशा करते हैं यहां तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। लेकिन क्लास को समाप्त करने से पहले एक बात जरूर आपको बोलना चाहते हैं। आप बोलना क्या चाहते हैं भैया? इसको जान लीजिए थोड़ा सा। किसी ने ठीक ही कहा है कि सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, कि सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, आज जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। समझ रहे ना? इसका मतलब आप इसका मतलब आप बहुत अच्छे से ही समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज हम लोग आज का अपना सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।